दोस्तों एज प्रॉमिस ये न्यू एलियन सीरीज का सेकंड पार्ट है, एलियन कोवेनेंट। मूवी की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं वेलैंड कॉर्पोरेशन के ओनर मिस्टर वेलैंड एक रोबोट को इन्वेंट करते हैं जो कि काफी एडवांस एंड्रॉइड रहता है। उसका नाम वो डेविड रखते हैं। वो डेविड को कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन डेविड एक एडवांस एंड्रॉइड होने के कारण वो क्यूरियस होने लगता है कि अगर ये मेरे पिता है तो मेरे पिता को किसने बनाया है, उनके ऊपर कौन है। तो वेलैंड कहता है कि ये सवाल काफी सदियों से चलता आ रहा है लेकिन इसका रहस्य जल्द ही खुलने वाला है। लेकिन डेविड कहता है कि हम दोनों में काफी अंतर है, आप इंसान जल्द ही मरने वाले हो लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इस जवाब से वेलैंड खुद भी काफी अनकंफर्टेबल होता है। अब ये चीज थी डेविड को बनाने के बाद इमीडिएटली। इसके बाद समय के साथ साथ डेविड खुद को काफी एडवांस समझने लगता है और इंसानों को उससे छोटा समझने लगता है। उसे किसी भी हालत में इंजीनियर्स तक पहुंचना था क्योंकि इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया था, तो ये साइकिल समझने के लिए उसे इंजीनियर्स के ऊपर जाना था। इसके बाद ये सब लोग प्रोमेथियस मिशन पे जाते हैं। वहाँ पे क्या हुआ ये हमें पहले से ही पता है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, जरूर देखिए। प्रोमेथियस का जो हादसा हुआ था उसके 10 साल के बाद यानी 2104 में कोवेनेंट नाम का एक शिप धरती से दूसरे ग्रह जाने के लिए निकलता है। उन्हें ओरेगा 6 नाम के प्लेनेट पे जाना था जहाँ पे उन्हें मानव जाति के लिए एक नया प्लेनेट बनाना था। इस पूरे शिप में 2000 लोग और 1100 के करीब टेस्ट ट्यूब बेबीज थे और बाकी के क्रू मेंबर्स थे। अब इस शिप में वॉल्टर नाम का एक एंड्रॉइड भी था जो कि हूबहू डेविड की तरह ही दिख रहा था, लेकिन डेविड और इसके बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। वॉलेंस ने डेविड को काफी खास तरीके से बनाया था। वॉलेंस भी उसको अपने बेटे जैसा ही मानता था, इसीलिए डेविड बाद में खुद को इंसानों के सुपीरियर मानने लगा। इसीलिए उसके बाद के जितने भी मॉडल्स थे वो डेविड से थोड़े अलग बनाए गए थे ताकि वो खुद को इंसानों के ऊपर ना समझे। इसलिए वॉल्टर एक अच्छा एंड्रॉइड था और वो इंसानों की मदद करता था। यहाँ पे वॉल्टर पूरी शिप को मॉनिटर कर रहा था और बाकी सारे मेंबर्स हाइपर स्लीप में होते हैं। इसी दौरान सनफ्लेयर के कारण एक शॉकवेव इनकी शिप को लगता है और कई हद तक ये शिप डैमेज हो जाती है। ये सब लोग अपने अपने हाइपर स्लीप से ही जग जाते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में काफी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि शिप के मेन कैप्टन जैक और काफी सारे टेस्ट ट्यूब बेबीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैक ये डैनियल के पति होते हैं और डैनियल कोवेनेंट इस शिप की चीफ रहती है यानी मेन ऑफिसर, और वही मूवी की वन ऑफ मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब सिचुएशन कंट्रोल में लाने के बाद इन्हें पता चलता है कि शिप अभी भी काफी हद तक सही है। बाकी की शिप रिपेयर करके वो लोग आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। टेनिस जब शिप रिपेयर कर रहा था तभी उसे कुछ अजीब सिग्नल रिसीव होते हैं। अंदर आने के बाद सब लोग इस सिग्नल्स की स्टडी करते हैं। तब दरअसल वो एक सॉन्ग रहता है टेक मी होम कंट्री रोड नाम का। ये सिग्नल पास ही के एक प्लेनेट से आ रहा था। ये लोग उस प्लेनेट की स्टडी करने लगते हैं और प्लेनेट की जानकारी मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेनेट ओरिगामी 6 से भी ज्यादा पुराना और हैबिटेबल प्लेनेट था। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स भी अच्छे थे, पेड़ पौधे थे और इंसान यहाँ पे अपनी कॉलोनी बना सकते थे। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हम इसी प्लेनेट पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ हफ्ते लगने वाले थे, वेयरएज ओरेगा 6 पहुँचने के लिए उन्हें और 7 साल लगने वाले थे। अब कोई भी वापस स्लीपिंग चैम्बर पे जाने के लिए तैयार नहीं था इतने लंबे सफर के कारण, इसीलिए उनका कैप्टन कहता है हमें इस नए प्लेनेट में ही जाना चाहिए क्योंकि वो नजदीक है। लेकिन डैनियल कैप्टन को समझाती है कि हमें इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें ओरेगा 6 प्लेनेट के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, हमें वहीं पे जाना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ हो सकता है। लेकिन कोई भी क्रू मेंबर डैनियल की इस बात से सहमत नहीं होता, इसीलिए सब लोग रेडी होते हैं और इस नए प्लेनेट पे जाने के लिए निकलते हैं जो पास में ही था। लेकिन डैनियल अभी भी हैरान थी, जब हमने पूरी तहकीकात की थी तब ये प्लेनेट कैसे छूट गया, इसका कारण हमें जल्दी पता लगेगा। अब ये लोग उस नए प्लेनेट के ऑर्बिट में आ जाते हैं। इनकी मेन कोवेनेंट शिप ऑर्बिट में ही रुकती है और एक शटल से कुछ क्रू मेंबर प्लेनेट पे उतरते हैं। उतरने के बाद वे लोग उस सिग्नल की तलाश में निकल पड़ते हैं जो उन्हें मिला था। वो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से आ रहा था। मैगी नाम की इनकी एक मेंबर शटल में ही रुक जाती है। अब ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब उनमें से भी 2 लोग पीछे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मिट्टी के सैंपल्स लेने थे। अब इन दोनों में से एक का पैर काफी अजीब काले कलर के छोटे पौधे पे पड़ता है। अब उस पौधे में से कुछ पार्टिकल्स निकल आते हैं और हवा में उड़ते हुए उस बंदे के कान में चले जाते हैं। तो वही दूसरी और बाकी की टीम आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पे उन्हें एक क्रैश्ड एलियन शिप दिखता है। ये वही शिप था जिसके जरिए डॉक्टर एलिजाबेथ डेविड के साथ प्रोमेथियस के आखिरी में निकल गई थी। तब एक क्रू मेंबर वैसे ही काले रंग के पौधे को देखता है। जैसे ही वो उस पौधे को छूता है उससे भी ब्लैक कलर के पार्टिकल निकलते हैं और उसके शरीर में चले जाते हैं। अब इसके बाद ये सब लोग शिप में चले आते हैं। उन्हें डॉक्टर एलिजाबेथ का लॉकेट वहाँ पे मिलता है। वॉल्टर ये देख के पहचान जाता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ ये प्रोमेथियस की चीफ ऑफिसर थी और उनका शिप 10 साल पहले ही गायब हुआ था। आगे वो लोग शिप
के कमांड सेंटर में पहुंच जाते हैं। आगे उन्हें एलिजाबेथ के होलोग्राफिक वीडियो से ये बात पता चलती है कि ये शिप वेलैंड कॉर्पोरेशन का नहीं है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं जो लोग मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए रुक गए थे और जिसके शरीर में वो ब्लैक पार्टिकल्स चले गए थे, उसकी हालत अचानक से खराब होने लगती है। ये लोग वापस शटल में जाने के लिए निकलते हैं। शिप में पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब ये सब लोग उसे मेडिकल रूम में लेके जाते हैं चेकअप के लिए। तभी मैगी देखती है कि वो जो बीमार इंसान है उसकी पीठ अपने आप फट रही है, कुछ अजीब सा उसके साथ हो रहा है। वो काफी डर जाती है। अब ये इन्फेक्शन बाकी शटल में ना पहुंचे, इसीलिए वो खुद बाहर आती है और कैरन के साथ यानी वो दूसरे लड़की के साथ उन दोनों को भी मेडिकल रूम में ही बंद कर देती है। कैरन ने देख के काफी पैनिक होती है। वो मैगी से कहती है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैगी नहीं मानती। और मैगी बाकी के जो टीम मेंबर्स आगे बढ़े थे उनको मैसेज देती है कि इनका एक क्रू मेंबर की हालत बहुत ही खराब हो रही है, तुम लोग वापस आ जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं उस बीमार इंसान के शरीर से एक छोटा एलियन बाहर निकलता है। ये देख के कैरन बहुत ही तड़पने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन मैगी नहीं मानती और वहाँ से दौड़ के गन लेने के लिए जाती है। यहाँ पे एलियन कैरन को मार गिराता है। मैगी ये देख उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज होता है, इसीलिए मैगी उसे नहीं मार पाती और उसकी एक गोली गैस सिलेंडर को लग जाती है और पूरा शटल का विस्फोट होता है। तो भाई दूसरी और जो टीम एलियन शिप में गई थी उनमें से भी एक और इंसान इन्फेक्टेड था। उसकी हालत भी बहुत ही खराब होने लगती है और उसका शरीर भी फट जाने के कारण है कि उसमें से एलियन बाहर निकलता है। वो एलियन वहाँ से निकल के भाग जाता है। ये मंजर देख के सारे टीममेट बहुत ही डर जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है। ये लोग कोवेनेंट शिप को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी दरम्यान वो एलियन जो भाग गया था वो वापस आता है और डैनियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन वॉल्टर जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट है वो डैनियल की मदद करता है और उसे बचाता है। लेकिन इसी में वो एलियन वॉल्टर का हाथ चबाता है जिसके कारण वो टूट जाता है। तभी वो एलियन दूसरे क्रू मेंबर पे अटैक करके उसे मार डालता है। अब इसके बाद सारे लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस लौट आता है और इनके ऊपर अटैक करता है। मानो यहाँ पे काफी सारे वैसे एलियंस थे जो इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और एक फ्लेयर गन से आसमान में फायरिंग करता है। एलियन वहाँ से भाग जाते हैं। ये नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड था जो डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के साथ निकल गया था। डेविड इन सब क्रू मेंबर्स को एक टेम्पल में लेके जाता है। टेम्पल में जाते वक्त आसपास काफी सारी लाशें बिखरी हुई थी। टेम्पल के अंदर आने के बाद वो अपनी पहचान बताता है और कहता है कि मैं डॉक्टर शॉ के साथ 10 साल पहले उस प्लेनेट से निकल रहा था। तभी हमें इंजीनियर्स की शिप मिली थी और उसी शिप में एक काले कलर का द्रव था जो किसी वायरस से कम नहीं था। हम शिप के नेविगेशन सिस्टम से इस ग्रह तक पहुंचे। जब हम इस प्लेनेट के नजदीक आए तब वो ब्लैक लिक्विड यानी वो वायरस गलती से प्लेनेट के सारे लोगों पे गिर गया, जिसके कारण सभी मारे गए। डेविड उन्हें बताता है कि ब्लैक ग्लू दरअसल एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह है जो पेड़ पौधों को छोड़कर हर एक चीज पे असर करता है, और जो एलियन उनको मारने वाला था वो भी उस ब्लैक ग्लू के इन्फेक्शन के कारण ही बना था। हम इन्हें चाहे मार सकते हैं या फिर एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वो एलियन डेविड को देख के भाग गए थे, यानी वो खुद वेपन की तरह उनका यूज कर रहा था। डेविड को जब पता चलता है कि इनके शिप में 2000 लोग हैं और यहाँ पे इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं तो वो काफी अजीब सा रिस्पॉन्स देता है। यानी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए अब उसे शिकार मिल गया था। थोड़ी देर के बाद डेविड वॉल्टर से मिलता है और दोनों भी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि दोनों भी एंड्रॉइड थे। डेविड वॉल्टर को भी बताने लगता है कि वो कितना सुपीरियर है। वॉल्टर उसे बताता है कि हमें बनाने वाले पीटर वेलैंड है। तो डेविड हंसते हुए कहता है उस आदमी की कोई भी कीमत नहीं है, उसका सबसे बड़ा आविष्कार तो मैं था, लेकिन मैंने काफी सारे प्रजातियों को जन्म दिया है, मैं उससे भी बड़ा हूँ। अब जैसे यहाँ पे वॉल्टर और डेविड इन दोनों में बहुत ही अंतर था। अब डेविड का ये रिस्पॉन्स सुन के वॉल्टर उसे कहता है कि तुम अपने बारे में ही सोचते हो, हमें इंसानों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद डेविड वॉल्टर को अपने साथ एक जगह लेके जाता है और तभी हम बैकग्राउंड में देखते हैं जब डेविड एक्चुअली में इस ग्रह पे पहुंचा था। ये प्लेनेट दरअसल इंजीनियर्स का था। उस शिप को देख के काफी खुश हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लोग वापस आए थे, लेकिन डेविड ने वो ब्लैक लिक्विड यानी वायरस जानबूझ के यहाँ के लोगों के ऊपर गिरा दिया था क्योंकि उसकी ये सोच थी कि इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया है तो मैं इंजीनियर्स को मार के उनके भी ऊपर पहुंच जाऊंगा, और वो सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि ब्लैक लिक्विड का असर हर एक पे अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और डेविड वॉल्टर को एलिजाबेथ की ग्रेव दिखाता है। वो कहता है एलिजाबेथ काफी दयालु
इंसान थी उसी ने मुझे ठीक किया था और मैं उसे बेहद चाहता था। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं फाइनली इनके टीममेट्स का कोवेनेंट इस शिप से कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट के बाद वो उन्हें बताते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी घायल हुए हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसीलिए शिप का पायलट भी प्लेनेट के नजदीक आने की तैयारी करता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह एलियन वापस इनके साथियों पे हमला करता है और उनके एक और साथी को वो मार देता है। डेविड उस एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो एलियन डेविड के सामने आके खड़ा होता है। इंसानों की तरह ही 2 पैरों पे वो खड़ा था। डेविड उसे देख काफी सरप्राइज और खुश होता है क्योंकि वो डेविड का ही एक क्रिएशन था और मानो वो डेविड के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाते हैं और उस एलियन को वो गन पॉइंट पे पकड़ते हैं। ये देख डेविड उसे मना करता है कि प्लीज इसे मत मारो, लेकिन कैप्टन फिर भी उस एलियन के ऊपर कई सारे वार करता है और वो एलियन मर जाता है। ये देख डेविड काफी गुस्सा और दुखी हो जाता है, काफी चिल्लाने लगता है। लेकिन कैप्टन समझ गया था कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके पीछे डेविड का ही हाथ है, इसीलिए उसे गन पॉइंट पे पकड़ते हैं और सच्चाई पूछते हैं। डेविड कैप्टन को अपने सारे एक्सपेरिमेंट दिखाता है। यहाँ पे हम देखते हैं डेविड ने उस ब्लैक लिक्विड यानी वायरस की मदद से इस प्लेनेट के हर छोटे बड़े जानवर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ तक कि डेविड ने 2 जीवों का म्यूटेशन करने की भी कोशिश की थी। डेविड के पास उस वायरस के कई सारे बॉटल्स और सिलेंडर थे जो उसे इंजीनियर के शिप से मिले थे। इसके अलावा वहाँ पे फेसहगर की कई सारे ड्रॉइंग्स भी होते हैं। फेसहगर इंसानों के चेहरे पर लपेट जाता है और उससे वो इंसानों को इन्फेक्ट करके एक एलियन बनता है। इंसानों से बनने वाले एलियन को जेनोमॉर्फ कहा जाता है। उसने ऐसे कई सारे छोटे मोटे जीवों पे एक्सपेरिमेंट करके एलियंस बनाए थे। जो एलियन इनके ऊपर हमला करता है वो भी किसी जानवर के थ्रू उसने बनाया था, इसीलिए उसे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करने थे। यहाँ पे डेविड उसे दिखाता है कि कई सारे फेसहगर के अंडे थे, उसमें से एक फेसहगर बाहर निकलता है और कैप्टन के चेहरे को चपेट लेता है और उन्हें इन्फेक्ट करने लगता है। यहाँ पे डेविड को इंसानों का खात्मा करके खुद की एक प्रजाति बनानी थी जो उसे देवता माने। यहाँ पे कैप्टन का शरीर फाड़ के जेनोमॉर्फ जन्म लेता है जो कि काफी बड़ा और अजीब था। जैसे जैसे लोगों को वो खाता था वो बड़ा होते जाता था। तो दूसरी जगह पे वॉल्टर को डॉक्टर एलिजाबेथ का शव मिलता है जिसपे डेविड ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ पे डॉक्टर एलिजाबेथ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही उसने फेसहगर को जन्म दिया था जिसके अंडे आसपास थे। बहुत ही बुरी हालत में उनका शव था। ये देख वॉल्टर समझ जाता है कि यहाँ पे डेविड जो भी कह रहा है वो सब कुछ झूठ है और उसे जाके वो कन्फ्रंट करता है कि तुमने ही इस प्लेनेट के लोगों को मार डाला है। तो डेविड कहता है कि हाँ उन्हें मैंने ही मारा है, मैं इंसानों की गुलामी करने के लिए नहीं बना हूँ। इन दोनों के बीच में भी काफी लड़ाई होती है जिसपे डेविड वॉल्टर पे काफी भारी पड़ता है। अब इनकी ये सब कुछ लड़ाई चल ही रही थी तभी मेन शिप से कुछ शटल निकलते हैं इनके क्रू मेंबर्स को वापस लेने के लिए। कुछ क्रू मेंबर कैप्टन को ढूंढने के लिए जाते हैं और वो फेसहगर उसके ऊपर भी हमला करता है। यहाँ पे वॉल्टर और डेविड की लड़ाई में वॉल्टर काफी जख्मी होता है लेकिन उसके पास सेल्फ हीलिंग का प्रोग्राम रहता है इसीलिए वो जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन तब तक वॉल्टर वहाँ से निकल गया था। यहाँ पे डैनियल डेविड को कन्फ्रंट करती है कि डॉक्टर शॉ को तुमने ही मारा था। ये सुन के डेविड उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे वॉल्टर आ जाता है और वो डैनियल को बचाता है। आखिरी में डैनियल और उसका एक साथी वहाँ से भाग के शटल का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद इनकी शटल आती है, तब तक वॉल्टर भी यहाँ पहुँच गया था। अब कैसे तैसे ये लोग बचते हुए अपने शटल में चले जाते हैं। अंदर आने के बाद डैनियल वॉल्टर से पूछती है कि उस डेविड का क्या हुआ, तो वॉल्टर कहता है मैंने उसे मार दिया। अब उनकी शटल उड़ान भर ही रही थी तब भी वहाँ पे वो बहुत बड़ा जायंट एलियन आ जाता है जिसे पूरे मूवी फ्रेंचाइजी में जेनोमॉर्फ कहा गया है। डैनियल शिप से बाहर आती है और एलियन के साथ उसकी काफी लड़ाई होती है। एलियन उस पे भारी पड़ रहा था लेकिन आखिरी में वो उसे मार गिराती है और शिप में वापस आती है। अब ये लोग वापस शिप में आते हैं, सब कुछ शांत हो गया था। अगले दिन सुबह ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके एक साथी की मौत हुई थी और उसकी भी छाती फाड़ कर मानो कोई जीव उससे बाहर निकल गया है। यानी इनके शिप में भी एक जेनोमॉर्फ था। अब वो जीव उनके शिप में पता नहीं कहाँ है, वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं। डैनियल वॉल्टर की मदद से उस एलियन को एक जगह पे लेके आती है और एक व्हीकल की मदद से उसे डीप स्पेस में रिलीज कर देती है। अब क्रू मेंबर्स में वॉल्टर को पकड़ के सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। ये लोग वापस ओरेगा 6 प्लैनेट जाने के लिए निकलते हैं। वॉल्टर डैनियल को जब उसके स्लीपिंग पॉड में डालता है तब डैनियल समझ जाती है कि ये वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड ही है। वो काफी तड़पती है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन डेविड नहीं निकालता और पॉड के असर से वो सो जाती है। आखिरी में हम देखते हैं उसने अपने शरीर में छुपाए हुए 2 फेसहगर के भ्रूण रहते हैं वो निकालता है और बाकी सैंपल्स के साथ रख देता है। अंत में डेविड वॉल्टर के नाम से अर्थ पे एक मैसेज भेजता है। डैनियल और उसके कलीग के अलावा बाकी सारे मेंबर्स हादसे का शिकार बन गए हैं। कॉलोनी के 2000 लोग सुरक्षित हैं और अब वो ओरेगामी 6 प्लैनेट पे जाने के लिए निकल गए हैं। अब यहाँ इस शिप में डेविड के साथ 2000 इंसान और 1000 इंसानी भ्रूण है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करेगा और मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।